Hello everyone, welcome to Rutup. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our session for Sankalp series lecture number 17 जिसमें आज हम बात करने वाले हैं about the lease financing. Lease financing एक important topic है, पेपर में पूछा जाता है. So इसके ना कुछ एक specific areas हैं जहाँ से questions आते हैं. Rather किसी एक टाइम पर ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 3-4 questions इकट्ठे पूछ दिए हैं. कुछ उनमें हाफ मार्क करोगे, कुछ 1 मार्क करोगे, but you can see इसका एक considerable amount पेपर में आता है. So we'll be talking about lease financing in detail today. But before I proceed further, everyone, इस समय हमारा Teachers Day sale चल रहा है. It is till 6th of September. If you're looking forward to purchase our courses, then kindly do not delay. JIB 2025 के courses पर आपको flat 80% off मिल जाएगा, both live crash course और हमारे master course के ऊपर, provided आप use करते हैं code GURU80. अगर इसके अलावा आप कोई और पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो प्लीज गो अहेड, आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी. यूपीएससी, एफसीआई, इन सारे एग्जामिनेशंस में अगर आप या कोई आपका पीयर ग्रुप किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो इसके अंदर गिवन है, तो उसके रिस्पेक्टिव कोड्स आप यूज कर सकते हैं. आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं. सो इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट जस्ट बिटवीन द पर्टिकुलर पीरियड 4th to 6th of September, यानी आज लास्ट डे है. प्लीज मेक श्योर कि आप टाइमली उसे परचेज कर ले एट इट्स लोएस्ट प्राइस. ओके, सो लेट्स बिगिन फर्दर एवरीवन. सबसे पहले ना लीज अग्रीमेंट होता क्या है? लीज अग्रीमेंट होता है दो स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब इसको हम बोलते हैं लेसर और इसको हम बोलते हैं लेसी. ये ना अपना एक एसेट होता है जो दूसरे को देता है यूज करने को, हायर पर या रेंट पर. ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ यूज करने को दिया जाता है. अब इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं, जिसका एसेट होता है वो होता है लेसर. वो अपना एसेट जब यूज करने को दूसरे को देता है तो दूसरा पर्सन उसको उसके बदले क्या देगा? फ्री में तो एसेट दिया नहीं जाता, तो वो उसको लीज का रेंटल पे करता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द लेसर एंड द लेसी for a specified period on agreed payment terms. इनकी ना स्पेसिफिक पेमेंट की टर्म्स होती हैं, ये उसके ऊपर अपने आप को बताता है कि ठीक है, ये इतने टाइम बाद आपने रिलीज रेंटल पे करना है, ईयरली करना है, मंथली करना है, कैसे करना है, जो भी उसका सिनेरियो है, वो सारा बेसिकली अपना एक एसेट आप यूज करने को देते हो. तो राइट टू यूज जब किसी और के पास जाएगा तो आपको उसके बदले कुछ तो पैसा आएगा, तो वो लीज रेंटल होता है. अब लीज के फीचर्स क्या हैं? लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन क्योंकि दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज के बीच में क्या सिनेरियो रहता है कि दोनों पार्टीज उसके अंदर बाउंड हो जाती हैं. एक पार्टी अपना एसेट देने को यूज करने के लिए और दूसरी पार्टी क्योंकि वो एसेट यूज कर रही है तो उसको उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी. फिर गारंटीज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू लेसर एंड रेगुलर पेमेंट्स टू द लेसर. यहाँ पर वो कहते हैं गारंटी देता है कि हाँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर यूज होगी लेसी के थ्रू और रेगुलर पेमेंट्स होंगी हमारे लेसर को भी इसके लिए. ठीक है, तो बेसिकली उसका पर्पस ये आ जाता है कि आप ना अपना एसेट देते हो और उसके बदले आपको किराए पर देने पर पैसे आते हैं. और ब्रेकिंग अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर कोई भी लीज देखते हैं, उन लीजेस के केस में क्या होता है, अगर कोई एक पार्टी मना कर देती है कि सर मेरे को अब नहीं चाहिए, आपका यूज कर लिया हमने एसेट, अब वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 5 years का था लेकिन वो 2 years के बाद ही मना किया, तो लेसर का तो 3 महीने 3 साल का पैसा मर गया ना, और ये एक मेजर अमाउंट होगी. सो लॉन्ग टर्म लीजेस के अंदर अगर कोई पार्टी मना कर देती है आगे आगे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने में या जल्दी खत्म करने की बात करती है, तो उस समय उनको पेनल्टीज देनी पड़ती हैं. दे विल हैव टू काइंड ऑफ, आई थिंक कंट्रैक्चुअल आप बोल सकते हो, नॉट एग्जैक्टली सरकार की पेनल्टीज, बट या आपको एक स्पेसिफिक कंपनसेशन देना पड़ जाता है बिकॉज सामने वाले का 3 साल का एक तरह से, यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, तो एक लॉस ऑफ इनकम हो रही है. तो लॉस ऑफ इनकम हो रही है जबकि आपने उसको अश्योरेंस दे दी कि अगले 3 साल तक ये हम यूज करेंगे और इसका रेंट हम आपको देंगे. तो यहाँ पर इसके लिए रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है. देन वी हैव द रीजंस फॉर लीजिंग. अगर कोई लीज पर कुछ देता है तो क्यों करता है? सबसे पहला होता है द बोरोविंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस्ड. सबसे बढ़िया रीजन क्यों हम कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदें फिर यूज करें. फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन पीपल, जैसे कोई वो है,
अब लोगों की मूवमेंट होती है, स्पेशली बैंकर्स तो कितनी कितनी जगहों पर उनको मूव करते रहना पड़ता है। तो अगर बैंकर्स हर जगह अपने लिए घर लेने लग गए तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो रेंट पर घर ले लेते हैं, है ना। देर आर सर्टन लीजेस एज वेल, जो आपकी लॉन्ग टर्म 2-3 साल की ऐसे वो लीज ले लेंगे। तो उससे क्या हुआ है, उनको लोन नहीं लेना पड़ा ना लंबा। दे आर नॉट टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन और फिर उसको अपना एक एसेट बना रहे हैं, वो नहीं कर रहे। उनकी बोरविंग कैपेसिटी पर रिड्यूस नहीं हो रही, रेंटल पे कर रहे हैं, आराम से पे कर पा रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस, आपका जो डेट है, डेट आपका नहीं बन रहा कोई, जब आपका कोई डेट नहीं बन रहा तो आपके पास फाइनेंस पूरा अवेलेबल है, का मतलब ये है कि आपको लॉसेस नहीं हो रहे, फिर आपका जितना पैसा लग रहा है उतना ही लग रहा है, तो आपको उसका एक बेनिफिट रहता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कन्वीनियंस। आपको बस रेंटल पे करना है, और कुछ जगहों पर तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, ये उन लोगों की होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिन्होंने मतलब जो यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उनके ऊपर आ जाएगा, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर ये ओनरशिप जिसकी है उसी के ऊपर है, फिर तो जो यूजर है उसका तो फायदा ही फायदा, बस किराया दिया, उसके बाद मेंटेनेंस ये वो सब किसका, जिसका वो एक्चुअली चीज है। देन अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सोलीसेंसी, अगर कोई मशीनरीज है विच आर टू एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ द यूजेज, और उन एडवांस मशीनरी को बाय करना फिर मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कुछ कुछ टाइम बाद ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। हम करोड़ों की मशीन खरीदेंगे, 4-5 साल में वो पुराना हो जाएगा, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी भी ऑन द वे है, बन रही है। वो जब तैयार हो जाएगी फिर हमारी प्रोसेसिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इज इट वर्थ इट कि मैं एक स्पेशली उस पर टाइम टेन्योर के लिए इतने करोड़ लगाऊं? तो फिर वो कहते नहीं, फिर वो कहते आप अवॉइड कर सकते हो द रिस्क ऑफ obsolescence by actually just taking something on lease and then repaying the actually paying the rental on it, not repaying because you're not taking any loan over it, है ना। then is tax advantage, because organizations इसका expense book करती हैं, तो उससे उनको tax advantage भी होता है। देन कम्स फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैश फ्लोज। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी, क्योंकि आपने सिर्फ एक रेंट पे करना है, ऐसा नहीं है कि आपके कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, कुछ ऐसा पे हो रहा है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे करना, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर देयर। इसमें पैसा अड़ता नहीं है, तो वो एक बेनिफिट है। एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स, देखिए अगर आप लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते समय वो ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देती है, हाइपोथिकेशन हो जाती है व्हीकल्स की, तो फिर आपके पास चीज़ नहीं है, वो ओनरशिप उनकी है। और जितने ज़्यादा आप डेट्स लेते जाते हो किसी पर्टिकुलर एसेट को बनाने के लिए, वो हर एक डेट आपके लिए अलग अलग लेवल का चैलेंज लेकर आता है, बिकॉज हर डेट के साथ जुड़ जाती है उसके साथ की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट्स, और कोई भी डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक ना नेगेटिव मार्केटिंग कर देता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो ही नहीं रही, आपने चीज़ रेंट पर ली, उसके पैसे दिए और शांति से चीज़ निपट गई। ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ कोई एक पार्टी है जिसका नुकसान हो रहा है, दोनों को फायदा उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। सो इट इज़ अबाउट दिस पार्ट। नाउ कम्स इसके टाइप्स ऑफ लीजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले टाइप की लीज होती है ऑपरेटिंग और सर्विस लीज। ऑपरेटिंग और सर्विस लीज क्या होती है, एक ऐसी लीज जिसके अंदर ना आप शॉर्ट टर्म पर उस चीज को यूज करते हो, उस एसेट को यूज करते हो, जैसे 1 ईयर के लिए यूज कर लिया, 2 ईयर्स के लिए यूज कर लिया, उसकी लाइफ के कंपैरिजन में कुछ समय के लिए यूज करने को ऑपरेटिंग या सर्विस लीज कहा जाता है। जब कोई लॉन्ग टर्म लीज होती है उन्हें कहा जाता है फाइनेंशियल या कैपिटल लीज। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई एसेट की ओनरशिप उसके पास होती है और उसके पास अगेन उतना पैसा नहीं होता कि वो उस एसेट को मेंटेन कर सके लंबे समय तक, तो वो क्या करता है, वो ना उस एसेट को सेल कर देता है किसी और को और उससे लीज पे वापस ले लेता है। वो कहता है इस एसेट की ओनरशिप मैं नहीं रखता क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है, मेंटेनेंस मेरे लिए आप कर दो, ठीक है, मैं आपको रेंट दे दूंगा। वो कहते हैं आपको अगर एसेट चाहिए तो आप बेच क्यों रहे हो, कहते हैं इसकी मेंटेनेंस मेरे से नहीं होती, तो इसीलिए बेस्ट है कि आप इस एसेट को किस चीज के लिए मुझसे ले लो, सेल पर, मतलब मैं आपको सेल कर देता हूँ और बाद में मैं लीज पर आपसे वापस ले लूंगा। इससे फायदा किसका, दोनों पार्टीज का। एक के पास इनकम जनरेट हो गई और दूसरे के पास, एक के पास इनकम और दूसरे के पास में एसेट यूज करने को आ गया, ठीक है। देन कम्स डोमेस्टिक लीज। डोमेस्टिक लीज कौन सी होती है, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन लीज ट्रांजैक्शंस आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। डोमेस्टिक यानी इंडिया में ही लीज देना, यानी इंडियन पर्सन को आपने वो लीज पर जगह दे दी, तो
लीज पर एक्चुअली कुछ भी दे दिया तो एसेट भी दे दोगे तो भी, लेकिन एक इंडियन दूसरे इंडियन को दे रहा है तो। देन इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर लीज, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर लीज वो लीजेस हैं जिसके अंदर कोई एक पार्टी कौन सी होगी, बाहर की होगी। इंडियंस कई बार करते हैं, हम कई बार इंडिया के बाहर जाकर भी तो जरूरत तो पड़ती है ना एसेट्स की, तो पीपल कैन एक्चुअली टेक दोस पर्टिकुलर एसेट्स, ठीक है, ऑन लीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्रॉस बॉर्डर हो गया वो। देन इज डायरेक्ट लीज, आपके पास एक एसेट पड़ा था, मैंने आपको बोला कि सर मेरे को ये एसेट चाहिए यूजेज के लिए, तो आपने कहा कि ठीक है मैम आप ले लीजिए ये एसेट अगर आपको चाहिए तो, अब इसके बदले आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, यूटिलाइजेशन का पैसा मैं आपको दे दूंगी, वो आपका एक पॉइंट आएगा। देन कम्स डायरेक्ट लीज। अब डायरेक्ट लीज कौन सी हुई, ये वाली हो गई। एक होती है लेवरेज लीज। आपने ना कोई किसी का एसेट आपने बोला कि मेरे को वो वाला एसेट चाहिए, वो पर्सन कहता है मेरे पास ये एसेट है नहीं, मैं एक काम करता हूँ ये एसेट मैं बना लेता हूँ। मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक तरह की कार, मैंने बोला कि मेरे को वो कार चाहिए, जो कार रेंटल वाला है वो कहता है मेरे पास वो कार नहीं है, चलो मैं ले लेता हूँ। उसने वो कार परचेज करी, ठीक है, और लोन पर परचेज करी, और उसने वो एसेट मेरे को यूज करने को दे दिया। अब वो कार मैं यूज कर रही हूँ तो उसके लिए वो लेवरेज्ड एसेट है। अगर उसके पास होता तो वो डायरेक्ट लीज था, अगर क्योंकि उसने लोन लेकर मेरे को वो एसेट यूज करने को दिया तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज लेवरेज्ड लीज, सॉरी, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिफाइन दिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की। फाइनेंशियल लीज मैंने भी आपको बताया ये लॉन्ग टर्म लीज है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग लीज, जो कि ये शॉर्ट टर्म लीज है। अब इसमें क्या होता है, द कैपिटल लीज और द सेल लीज की हम बात करते हैं। अब इसमें ना इंड एस 116 के अंडर डिफाइंड है। इंड एस 116 कहता है कि लीज के अंदर हम क्लासिफाई क्या करते हैं एज फाइनेंशियल लीज इफ इट ट्रांसफर्स सब्सटैंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। मतलब वो कहते हैं कि ना कुछ समय बाद यूज करते करते आप उसका एक तरह से ओनर की तरह ही फील लेने लग जाते हो। आप कहते हो कि मेरे को ये खरीदना ही है, तो आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर एसेट को बाय द टेन्योर इसका लीज से खत्म होगा, अब मेरे को बेच दो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इस केस में इसलिए आपकी एक तरह से ओनरशिप ही, वो कहते हैं कि जब इसका टाइम टेन्योर खत्म होगा ना लीज का, आप उसको लोअर प्राइस पे परचेज कर लेना। ओनरशिप ऑफ द लीज्ड एसेट विल बी ट्रांसफर टू द लेसी ऑन कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। जब वो कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये है कि रिस्क और रिवॉर्ड्स भी आगे चलकर उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। Often, the real intention of the lessee is to own the leased asset for a major period of that economic life. उसको एक मेजर पीरियड के लिए अपने पास रखेंगे, लंबे समय के लिए जब आपने यूज कर लिया तो एक तरह से वो एसेट फिर आपका ही तो हो गया, है ना। यही चीज यहाँ पर काउंट होती है। देन फाइनेंशियल लीज में हम डिफाइन क्या करते हैं, फाइनेंशियल लीज में हमारे पास आ जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म लीज है ना। तो इसके अंदर हमारे पास में द लीज अंडर विच द लीज इज नॉर्मली क्लासिफाइड, यहाँ पर कौन सी होगी, एक तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि जिस बाय द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट। अब इसी में ना कंपनसेशन भी देना पड़ता है अगर आप उसको जो लीज को कैंसिल करते हो तो, ठीक है। क्योंकि लेसी क्या क्या हुआ, लेसर जिसने अपना एसेट यूज करने को दिया, वो कहता 10 years के टाइम टेन्योर के लिए आपने ये एसेट हमसे लिया है। कुछ समय बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो वाला जो एसेट था वो कहते कि अब मेरे को किराए पे इतने लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, मैं नया खरीद लूंगा या नया चाहिए मेरे को। तो वो कहते हैं आपने मेरे से 10 साल का प्रॉमिस किया था कि आप मेरे को रेंट पे करोगे, आप तो ये 3 साल में ही वापस आ गए। तो कहते हैं अगले 7 years का जो मेरा लॉस ऑफ इनकम हो रहा है वो कौन देगा। अब लेसी बोलेगा क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया था तो आपकी ये पेमेंट फिर मैं करूंगा। शॉर्ट टर्म में से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 साल 2 साल का उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब सोचिए ना 7 साल 8 साल का जो टाइम टेन्योर बाकी हो, 3 साल का बाकी हो, 4 साल का बाकी हो, तो अमाउंट सब्सटैंशियल हो जाती है। तो इसके लिए वो बोल देते हैं कि देखिए इस केस में तो आपको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा फॉर ऑल द लॉसेस दैट वी आर फेसिंग, क्योंकि आपने वो एसेट वापस कर दिया। और जो लेसी है वो एक्सटेंड करवा सकता है अपनी लीज एट अ वेरी लो रेंट, क्योंकि लीज जब लॉन्ग टर्म होती है तो ऑब्वियसली आप उसका मार्केट रेट के हिसाब से नहीं चल रहे होते हो, उस क्लाइंट के हिसाब से चल रहा हो, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है। तो उस केस में यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें जो लीज है वो इट कैन एक्सटेंड ओनली टू अ स्पेसिफिक एरिया। उसका जो आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से एस्केलेशन लगता है वो कुछ कुछ एरिया का ही लगता है, कुछ कुछ टाइम का ही। जो लीज है वो उस एसेट के मेजर पार्ट के लिए, मतलब अगर मान लीजिए 10 साल का वो एसेट है, आपने उसका जब तक वो स्क्रैप वाला टाइम आया तब तक उसी पर्सन के पास है, तो मतलब 10 साल में से मान लीजिए 8 साल आपने किसी को दे दिए, तो वो फाइनेंशियल लीज काउंट होगा, क्योंकि उस एसेट की टोटल लाइफ में से ही उसकी सब्सटेंशियल लाइफ किसी एक के पास जा रही है।
और यहाँ पर अब ये ऑप्शन है उस लेसी की कि उस एसेट को वो चाहे कौड़ियों के दाम पर एंड में जरूर खरीदे, क्योंकि वो उसको इतने साल यूज कर चुका होता है। वो कहता है ठीक है इसके बाद मैं ही ये खरीद लूंगा। तो ये आ गया आपका ये वाला पोर्शन। Then we have something called operating lease. What do you mean by the term operating lease, everyone? Operating lease होती है आपकी डे टू डे की जो लीजेस होती है, मतलब ये आपकी शॉर्ट टर्म कहलाती हैं। इंड एयर 16 में यहाँ पर कहते हैं एक लेसी जो है वो आपका काउंट लीज ऐसी है जो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी तभी जब उसका ना कोई मेजर राइट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे सामने वाले को, ना ही रिवॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे। राइट्स और रिवॉर्ड्स उसी ओनर के ही रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल लीज में उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी ओनर के पास रहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होती है ना, इनका जो टाइम टेन्योर होता है वो सब्सटैंशियली लेस होता है। अगर इकोनॉमिक लाइफ अगर 10 साल है तो ये माइनस में भी आप मान लीजिए 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो यहाँ पर वो ऑपरेटिंग लीज काउंट होता है। द लेसी हैज द राइट टू कैंसिल द लीज विदाउट पेइंग एनी सब्सटेंशियल पेनल्टीज। वो कहते हैं लेसी की इच्छा है कि वो क्या करेगा, वो ना कि कभी भी कैंसिल कर सकता है विदाउट पेइंग इवन सिंगल पेनल्टी। वो बिना कोई पेमेंट करे उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि यही वैसे ही शॉर्ट टर्म होती है तो कितना पैसा लॉस होगा, कोई मेजर लॉस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखता है। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक ऑपरेटिंग लीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये वो लीज है जो कि फाइनेंसिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन रादर देन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंस की बात है। अभी देखिए जितना उस एसेट की जितनी लंबी लाइफ होगी उसके एक छोटे से हिस्से के लिए होगा तो वो ऑपरेटिंग है। देन लीज क्लासिफिकेशन जो है इज मेड एट द इंसेप्शन डेट, जिस दिन वो शुरू हो रहा है उसकी उसी दिन आप लीज को शुरू कर देते हो और वो रीअसेस करते हो जब आपने मॉडिफाई करना है। नॉर्मली ये होती छोटे टाइम के लिए है तो इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इससे ना दो डिफरेंट तरह की लीजेस निकल कर आती हैं, एक होती है ड्राई, एक होती है वेट। दोनों में फर्क क्या है, ड्राई लीज में ओनर ये जैसे जब ओनर जिम्मेदारी लेता है तो उसको हम वेट लीज कहते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि ओनर के अंदर डब्ल्यू होता है तो वो वेट लीज होती है। जब ओनर कहता है कि मैं ध्यान रख लूंगा एसेट का, आप मेरे को सिर्फ रेंट पे करना, तो वो वेट लीज है। अगर यहाँ पर जो जैसे कहते हैं ना, इफ द लेसर प्रोवाइड्स द नो हाउ रेटेड सर्विसेज ऑफ फॉर द ऑपरेटिंग, तो वो वेट लीज है। अगर यहाँ पर एंड टेक्स केयर ऑफ द इंश्योरेंस एंड ऑल इज वेल। अब अगर आपका जो ओनर है वो कहता है ये सब खुद देखो, मेरे को मत बोलो, शॉर्ट टर्म है, तुम खुद पे कर लो, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा ड्राई लीज, जहां पर आपका लेसी जो है उसको मैनेज करना है, उसकी सारी केयर करना उस एसेट की, तो वो आपका ऑपरेटिंग लीज में यहाँ पर क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज ड्राई लीज। सो ओनर के साथ में एसोसिएटेड होगा तो आपकी वेट लीज, अदरवाइज ड्राई लीज। अब एक बार अगर इसका फाइनेंशियल डिसीजन के हिसाब से देखें, या तो आप एसेट किसी से कहीं से पैसे बोरो करो और उसको परचेज कर लो, और लीज द एसेट एंड पे रेंटल्स आउट ऑफ कैश फ्लोज। फिर वही है कि या तो आप बोरो कर लो और पैसे लेकर लगाकर अपना ओनरशिप बना लो, या फिर उसको लीज पर किसी को दे दो और लीज रेंटल देते रहो। आप लीज पे लोगे तो आपको एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है ना कि आपकी ओनरशिप भी है, आपको उसको मेंटेन भी करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी है, सब कुछ है। आपने बस लीज पर चीज ली, उसको यूजेज के टाइम पर जो करना था करा और उसकी पेमेंट करते चले गए। तो ये चीज यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर है, शुड आई बाय और लीज द एसेट, मैं खरीदूं उस एसेट को या एक काम करता हूँ कहीं से किराए पर ले लेता हूँ। अब इसको निकालने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज एनपीवी, देन इज योर आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर आता है इक्विवेलेंट लोन अमाउंट मेथड। इन मेथड्स के थ्रू हम लोग ना क्या करते हैं, लीज ले सकते हैं। अब इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी काउंट होगा, याद रखिएगा। सेम थिंग हैपेंस विद द आईआरआर मेथड, ये भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड होता है। Based upon this, everyone, here comes the first question from this particular topic. Which of the following statements are correct regarding lease agreements? इनमें से कौन सी चीज यहाँ पर जो है वो लीज के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं करेक्ट है? क्या इट इज लीगल और बाइंडिंग कंट्रैक्ट, क्या वो लीगली बाइंडिंग होता है? वो होता है, तभी तो उसे लीज अग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अग्रीमेंट एंड कंट्रैक्ट में माइनर सा डिफरेंस होता है, मतलब एक्चुअली ये दो अलग अलग टर्म्स है, बट ये अग्रीमेंट्स जो हैं जब वो अप्लाइड बाय लॉ जिसमें लग जाए, ठीक है,
और दोनों पार्टीज जो होती हैं वो आपकी साउंड माइंड की होती हैं, तो अग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन इट गारंटीज द लेसी यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड गारंटीज द लेसर रेगुलर पेमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. यही तो चीज होती है. मैंने अगर कोई एसेट लीज पर लिया तो मेरे को उसके बदले लीज रेंटल मिलेगा, और लेसर जो है वो उसको पैसा आ रहा है ना, और लेसी को एक एसेट शांति प्रिय रूप से मिल रहा है और उसको उसकी ओनरशिप नहीं मिल रही है. मतलब ये नहीं है ना, उससे अगर मैं एक मान लीजिए घर खरीदने की बात करती हूँ, वो घर 1.5 करोड़ 2 करोड़ का है, वो चीज की बजाय अगर मैं रेंट पे कर रही हूँ तो मेरा आउटफ्लो ऑफ फंड्स थोड़ा कम होगा, है ना. एक बारी में सेविंग्स तो नहीं निकलेंगी. एंड इट कैन बी फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस. जैसे बैंकर्स जो हैं वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए करते हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी करती हैं. ओनली कंपनीज आर अलाउड टू एंटर दीज लीज कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसा कुछ नहीं होता. लीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. लीज तो कोई भी कर सकता है. अगर बैंकर कर सकते हैं इसका मतलब कंपनी वाला पॉइंट यहाँ पर वैलिड नहीं है. So in this case, the correct answer is actually C. 1, 2, and 3. Then, which accounting standard classifies the lease agreements into finance and operating lease? Everybody, हम अभी ये पीछे करके आए. Is it 115, 116, 109, or none of the above? Now, please go ahead and tell me. क्या होगा फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज में? वो आता है अंडर इंड AS 116. अभी करके आए थे पीछे, राइट? Lessee can be defined as a person who gives the property on lease or takes the property on lease, buys the property on lease or sells the property. I'm sorry. लीज लेसी कौन होता है? लेसी वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसके केस में ये लोग बोल देते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन एसेट लीज पर लेता है ना, ये रेंट पे करता है. तो टेक्निकली यहाँ पर क्या होगा? टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज. और यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से लिखा हो तो ही इज द वन हु पेज द रेंट. लेसर इज द ओनर. Now comes the last point. ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चंस है एवरीवन. Consider the following statements regarding the lease transactions and choose the correct ones. In a lease, the lessor is eligible for depreciation. Owner is always eligible for depreciation, so this is correct. Then comes the lessee will be eligible to claim any depreciation. नहीं, शॉर्ट टर्म में तो उसके पास एसेट की ओनरशिप होती नहीं, तो वो एक्सपेंस चार्ज कर सकता है. देन द एंटायर लीज रेंटल आर टैक्स एज इनकम ऑफ द लेसर. क्योंकि वो किराया का सारा पैसा तो लेसर के पास जा रहा है, तो टेक्निकली उसी का अमाउंट हुआ. तो यहाँ पर यहाँ आया. द लेसर इज एंटाइटल टू ट्रीट द रेंटल्स एज एन एक्सपेंस. नहीं, उसके लिए तो इनकम है ना. तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 1 and 3. So answer should be B, everyone. Right? So this is the entire topic of lease financing. जिस तरह से ये पेपर में पूछा जाता है, आपने देख लिया वो बेसिक कंसेप्ट्स को ही पूछते हैं. एक बार एक पेपर के अंदर उन्होंने वेट और ड्राई लीज के ऊपर भी क्वेश्चन डाला हुआ था. So prepare well, everyone. Now everybody, this is the last day for our teachers day sale. So if you are looking forward towards our courses, तो जल्दी से उन्हें परचेज कर लीजिए. All you really need to do is you need to use the code JIB 2025 के अंदर गुरु 80 यूज कीजिएगा, और आपको मिल जाएगा फ्लैट 80% ऑफ ऑन आर कोर्सेज. और फॉर दैट व्हाट यू नीड टू रियली डू इज आप जाइए हमारी वेबसाइट पर. ठीक है, मैं एक बार आपको हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. जस्ट अ मोमेंट. ये देखिए, ये है हमारी वेबसाइट edutap.in. वहाँ पर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर सेल बस ख़त्म होने को ही है. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जल्दी से कोड यूज़ कीजिए गुरु 80 और हमारे कोर्सेज को परचेज कर लीजिए. कॉम्बो भी आपके पास अवेलेबल है और सिंगल में भी अवेलेबल है. लाइव क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं. तो इनमें से आपको जो ऐसा लगता है कि आपके ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज मास्टर कोर्स इज ऑल रिकॉर्डेड, अपने हिसाब से पढ़िए. और लाइव इज ऑल द लाइव क्लासेस आर देयर इन इट, ताकि आप बैचेस में ना टीचर्स के साथ में पढ़ सके, तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस हो जाती हैं. तो आपको जो इसमें बेटर लगता है, मास्टर कोर्स में भी लाइव मिलेगी लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन हरी अप एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड साथ साथ एक और चीज़, कोड यूज करना मत भूलेगा, तभी डिस्काउंट मिलेगा. सो फ्लैट 80% इज ऑफ एंड इट इज एंडिंग सून, सो प्लीज चेक इट आउट. थैंक यू.